अरे माला, कितना काम अकेले करती रहोगी। अब तो घर में बहू आ जानी चाहिए। अब तो बेटे को ब्याह दो। आखिर कब तक अपने मन का अरमान दबाकर रखी रहोगी। सुबह सुबह माला देवी अपने द्वार पर झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी पास के सड़क से गुजरती हुई कमला और दो तीन सखियों ने उसे काम करते हुए देख लिया। अरे क्या कहूँ बहन, मेरी बड़ी इच्छा है कि अब इस घर में बहू आ जाए, लेकिन क्या करूँ, बेटे को शहर की हवा लग चुकी है। कहता है अभी नहीं शादी करूंगा, वरना मेरी इच्छा तो अभी है। वैसे मेरी नज़र में बहुत सारी लड़कियां हैं, कई लोगों ने मुझे आकर बातचीत भी कर रखी है। बस इस बार बेटा आ जाए तो इस लाइन से सारे फोटो और बायोडाटा दिखाऊंगी। जिस पर भी बेटा हाथ रख दे समझ लो बात पक्की है। और लेन देन की बात वह सब तो करनी पड़ेगी। हाँ क्यों नहीं, मैं लूंगी। बताओ कितना लायक लड़का है, जिसने भी पा लिया समझो भाग्य खुल गए उसके। अच्छा वह सब छोड़ो, ये मंडली बनाकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। अरे मुझे भी तो पूछ लिया होता, जल्दी काम निपटा कर चल देती तुम लोग के साथ। तुमने अभी एक महिला का नाम, जिनका नाम संगीता था, बोल पड़ी। अरे माला, तू भी सुबह सुबह सैर सपाटे पर चल देगी तो घर का काम कौन देखेगा। तेरी हमारी बात छोड़, हमारी एक नहीं दो दो बहुएं हैं, सब शकीलेदार है। समय पर काम करके समय पर हमें चाय नाश्ता परोस देती हैं। हम तो एकदम फ्री। आज माला देवी सच में लगने लगा कि अब उनको बेटों की शादी कर लेनी चाहिए। इस बात शाम को उन्होंने बेटे रजत को फोन लगाया और हाल चाल के बहाने अपने दिल की बात सामने रख दी। लेकिन रजत ने बहाना बनाकर टॉपिक को ही बदल दिया। खैर, माला देवी ने खुद को समझा लिया कि इस बार बेटी छुट्टी पर आएगा तो उसे राजी कर लूंगी और कहीं न कहीं तो रिश्ता पक्का करा दूंगी। देखते ही देखते 10 दिन गुजर गए। उस दिन सुबह का समय था। माला देवी अपनी सारे कामों को निपटाकर एकांत में बैठी धूप ले रही थी। तभी अचानक से रजत हाल में प्रवेश करता है। माँ, अरे रजत बेटा, तुमको आना था, तुमने खबर ही क्यों नहीं किया। अरे कम से कम इंसान घर वालों को खबर भी कर देता है। वह आ रहा था तभी उसकी खासी तैयारी कर रखी जाए। अच्छा कोई खास बात है क्या, तबीयत पानी ठीक है। अरे माँ, तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। तभी रजत दरवाजे के पीछे जाकर एक महिला का बड़े अधिकार से हाथ पकड़ता हुआ अंदर तक ले आया। माँ, आपके लिए शहर से एक तोहफा लाया हूँ, आशा है आप इसे देखकर खुश होंगी। माँ, इस बार मैं अकेला नहीं आया, लेकिन तो मेरे साथ कौन है। आपकी बहू अंजलि। कहते हुए रजत ने मेरी ओर इशारा किया। क्या तुमने शादी कर ली। माला देवी अंजलि को देखकर तो सकपका गई, लेकिन उन्होंने बड़ी सरलता से परिस्थिति को संभाला और काबिले तारीफ की। माला देवी जानती थी कि रजत उनकी इकलौती औलाद है। रजत के अलावा तुम्हें यही ठहरो, मैं अभी आई, कहकर अंदर चली गई। वो रजत की माजी मैं ही मन मन बुदबुदा रही थी। उठी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। घबरा कर रजत की ओर देखा तो मेरी तरफ ही देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे आश्वासन दिया। तभी हाथ में थाली लिए माजी गई। भाई, मेरे बहू आई है, पहले बार इसमें स्वागत तो कर लूं। कहते हुए माजी मेरे पास आई और थाली के चारों तरफ घुमाने लगी। उनके पांव छूने को झुकी तो उन्होंने अपनी बाहों में थाम लिया और माथे को चूमने लगी। क्षण भर पहले मन को जो शंका थी अब दूर हो चुकी थी। अब हम दोनों को उन्होंने अपनी बाहों में थाम लिया और ये जो शंका थी वो दूर हो चुकी थी। दोनों को सामने वाले कमरे में ले गई। कमरा बहुत साधारण था। सामने का एक दीवान था, एक तरफ कुर्सियां और एक तरफ मेज, दूसरी तरफ सोफे की अलमारी रखी थी। माजी ने उसे दीवान पर बैठाया और बीच में स्वयं बैठ गई। मुझे प्यार से निहारते हुए बोली, रजत बेटा, कहाँ से ढूंढ लाया ये खूबसूरत हीरा। मैं दीपक लेकर भी तलाशती, फिर भी ऐसी बहू ना ला पाती। माजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको बिना बताए शादी नहीं करनी पड़ती। रजत रुके, मेरी तरफ देखा, मानो आगे बात कहने के लिए शब्द तलाश रहे हों। फिर बोले, दरअसल अंजलि के पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उनका अंतिम समय निकट है, इसलिए उनका मन रखने के लिए हमने तुरंत शादी कर ली। मैं जानती थी कि रजत अपराध बोध से ग्रस्त होकर माँ के कदमों में पास बैठकर और उन्होंने गोद में सिर रखकर बोला, आप मेरी शादी को बहुत लेकर सपने देखे थे, पर एक साथ तोड़ दिया मैंने। आपको बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हुए रोने लगा। भला बच्चा, इस तरह कोई रोता है क्या। अब भाल हो गया, जो हुआ सो हुआ। बहू क्या सोचेगी। तू मुंह धोकर चाय बनाकर लाती हूँ। उन्होंने प्यार से इन्हें उठाते हुए कहा। माँ जी के साथ मेरी ये मुलाकात थी। रजत ने ठीक ही कहा था। माँ जी सब निराली हैं। उनके चेहरे पर तेज और वाणी में मिठास है। वो सौंदर्य, सादगी, ममता का प्रतिमा है। शीघ्र ही मेरे मन में उनके लिए एक अलग ही
जगह बन गई। माँ जी के पास आई लगभग 1 सप्ताह हो गया था। हमारी छुट्टियां समाप्त हो रही थी। रजत ने एक बड़ी फर्म में मैनेजर का इकोनॉमिक्स की व्याख्या थी। हम दोनों भी चाहते थे कि माँ जी हमारे साथ मुंबई चले। रजत अनेक बार प्रयत्न भी कर चुके थे और वो कतई तैयार नहीं थी। एक दिन चाय पीते हुए मैंने ही बात प्रारंभ की, माँ जी हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले। नहीं बहू, अभी नहीं चल सकती, मुझे यहाँ ढेरों काम है, उन्होंने टालते हुए कहा। ठीक है, आप अपने जरूरी काम निपटा लीजिए, तब तक मैं यही हूँ। रजत चले जाएंगे। मैंने चाय को चुस्की लेते हुए बात जारी रखी। अंजलि, उन्होंने कहा चाह पर बात काट कर बीच में कहा, लेकिन वह कुछ नहीं, आपको हमारे साथ मुंबई चलना ही होगा। यह दृढ़ता से बिना कुछ कहने का मौका दिया तो माता जी बचपन में ही चल बसे। उनके मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला। तब से मुझे आप मिली हो, माँ जी मिली हैं, तो मैं किसी भी कीमत में उन्हें खो नहीं सकती। रजत ने मुझे बताया कि मुंबई इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पिताजी रहते हैं। मैंने क्षण भर में रुक कर रजत को देखा। उनके चेहरे पर विषाद स्पष्ट देखा जा सकता था, पर मैंने इस नज़रअंदाज करते हुए कहना जारी रखा, माँ जी आपसे अतीत में भाग नहीं सकती, कहीं ना कहीं तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, यदि आप मुंबई नहीं जाना चाहें तो रजत कहीं और नौकरी देख लेंगे, लेकिन तब तक मैं आपके पास ही रहूंगी। मैंने उनके दिल का भावनात्मक प्रहार कर डाला। मैं जानती थी कि उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं रजत के अलावा से रहूं। माँ जी तड़प उठी, मानो मैंने उनकी दुखती रग छेड़ दी हो। वो बोली, अंजलि मैंने सदा तुम्हारे ससुर को बिजोल झेला है। रजत 5 वर्ष का था तब इसके पिताजी ने किसी दूसरी स्त्री के खातिर मुझे घर से निकाल दिया था। तब से छाट से शहर में मैं नौकरी करते हुए न जाने कितनी कठिनाइयाँ उठाकर इसे पाला है। जो दर्द मैंने बीता है, बरसों तक झेला है, उसे इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। कभी तो अपने पति से दूर मत होना, मैं यही ठीक हूँ। उनके शब्द असीम पीड़ा व आंखों में आंसू थे। यदि आप उनके हम दोनों को खुश देखना चाहते हैं तो आपको चलना ही होगा। मैंने उनकी आंखों को झांकते हुए दृढ़ता से कहा। उनकी मेरी जिद के आगे माँ जी को झुकना ही पड़ा। वो हमारे साथ मुंबई आ गई। यहाँ आते ही सारे दिन घर की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। वो हमारी छोटी सी छोटी ज़रूरत का भी ध्यान रखती। रजत और मैं सुबह साथ ही निकलते। मेरा कॉलेज रास्ते पे पड़ता था तो रजत मुझे छोड़कर अपने ऑफिस चले जाते। मेरी कक्षाएं 3 बजे तक चलती थी। 3:30 बजे तक मैं घर लौट आती थी। रजत को आते आते 8 बज जाते थे। मेरा अधिकांश समय माँ जी के साथ ही गुजरता। हमें एक दूसरे का साथ बहुत ही भाता। मैंने महसूस किया कि हालांकि माँ जी मेरे हर बात में दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन वे उदास रहती हैं। बातें करते करते न जाने कहाँ सी खो जाती हैं। उनकी उदासी बहुत सी खलती। उन्हें खुश रखने का भय संकट प्रयत्न करती। वो ऊपर से खुश ही लगती, लेकिन मैं समझती थी कि उनका खुश दिखता सिर्फ दिखावा है। एक रात मैंने रजत को इस बात का जिक्र भी किया। वो व्यथित हो गए और कहने लगे, माँ को सभी दुख उसी इंसान ने दिए हैं जिसे मेरी माँ बाप कहती हैं। मेरा बस चले तो मैं उसे इस दुनिया से ही रहने का अधिकार छीन लूँ। अंजलि नहीं, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौलता है। रजत का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। मैं अंदर तक कांप गई थी क्योंकि मैंने उसे ये रूप पहली बार देखा था। फिर वह स्वयं शांत रजत ने मेरा हाथ पकड़ा और भावुक होकर कहा, अंजलि वादा करो कि तुम मेरी माँ को इतनी खुशियाँ दोगी कि वो पिछले सभी गम भूल जाएंगे। मैंने रजत से वादा किया तो, लेकिन पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मेरे आंखों में माँ का रजत का चेहरा आंखों के आगे तैरने लगता। लेकिन उसी रात से मेरा दिमाग नई दिशा में घूमने लगा। अब मैं माँ जी के साथ अकेले होती तो ससुर के बारे में पूछने लगती, उनके बारे में ढेरों सारे प्रश्न पूछती। शुरू में तो माँ जी कुछ कतराती रही, लेकिन फिर भी मुझ में खुल गईं। उन्होंने मेरी बातों को अच्छी लगने लगी। एक दिन बातों में मैंने जाना कि लगभग 7 वर्ष पहले वह दूसरी औरत को कुछ गहने व नकदी लेकर दूसरी प्रेमी के साथ भाग गई थी। पिताजी कई महीनों तक इस सदमे से उबर नहीं पाए। कुछ संभलने पर उन्होंने अपने किए पर पछतावा हुआ। वो पत्नी यानी माला देवी के पास आए और उनसे लौट के चलने को कहा, लेकिन रजत ने उनका चेहरा देखने से भी इनकार कर दिया। उनके शर्मिंदा होने पर, बार बार माफ़ी मांगने पर रजत ने इतना कहा कि उनके साथ कभी कोई संबंध नहीं रखेगा। हाँ, माँ जी तो उनके साथ ही जा सकती थी, लेकिन अब पिताजी को खाली लौटना पड़ा था। वह जान गई कि यदि उस रास्ते में रजत अपनी जिद कर अड़े ना होते तो माँ जी अस्वस्थ ही अपने पति को साथ कर लेती। लेकिन वो अक्सर कहा करती है, इंसान तो गलतियां पुतला है, यदि वो अपनी गलती सुधार ले तो माफ़ी कर देनी चाहिए।
मैंने माँ जी से भी मालूम किया कि पिताजी मुंबई में ये डब्बे बनाने की फैक्ट्री में हैं। अब मैंने न उनसे मिलने की ठानी। इसके लिए मैंने टेलीफोन इनबॉक्स में जितने भी कमलेश नाम के फ़ोन नंबर थे सभी लिख लिए और अपनी एक सहेली के घर में जाके सभी नंबर मिलाकर देखने लगी। आखिरकार मुझे पिताजी का पता मालूम हो ही गया। दूसरे रोज मैंने उनसे मिलने का मन बना लिया। उनके बंगले पर गई। मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन यह देखकर दुख भी हुआ। इतने सारे ऐशो आराम के साधन होते हुए भी वो नितांत अकेले थे। उनके बाद में जब तक पिताजी मिलने चली जाती, घंटों से मैं उनसे बातें करती। मुझसे बात करके वो खुद को हल्का महसूस करते, क्योंकि मैं उनकी एकाकी जीवन की निरसता को कुछ पलों के लिए दूर कर देती। पिताजी मुझे बहुत से भोले व भाले लगते। उनके चेहरों पर मासूमियत व दर्द था, जो आंखों में सूनापन और चिर प्रतीक्षा में जो माँ के रजत के बारे में छोटी सी छोटी बातें जानना चाहते थे। मैं मानती थी कि पिताजी ने बहुत बड़ी भूल की। उस भूल की सजा निर्दोष माँ और रजत भुगत रहे हैं, पर अब मुझे लगने लगा था कि उनके प्रायश्चित का मौका देकर रजत पिताजी माँ खुद को अत्याचार कर रहे हैं। शीघ्र ही मैंने एक कदम उठाया और शाम को माँ के साथ पार्क घूमने जाती। पार्क के सामने एक दुकान थी। मैं जरूरी सामान लेने के बहाने वहाँ चली गई और माँ वहीं बेंच पर बैठी रही। माला, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ? किसी ने माँ को पुकारा। अपना नाम सुनकर माँ जी एकदम चौंक उठी। नजरें उठाकर देखा तो सामने पति खड़े। कुछ पल को शायद उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी घबरा कर उठकर खड़ी हुई। रजत की पत्नी अंजलि के साथ आई हुई है। वह सामने कुछ सामान लेने गई है। वह बड़ी कठिनाई से इतना ही कह पाई, और कब यहाँ से वहाँ हो गई? तुम खड़ी हो क्यों हो गई? उनके जैसे कुछ याद आया हो। फिर आदमी ही धुन में कहने लगे, इस लायक तो नहीं हो कि तुम मुझे कुछ पल के लिए भी बात करो। मैं तुम पर क्या जुल्म किया? कौन है ऐसा दर्द जो मैंने तुम्हें नहीं दिया? प्रकृति ने मुझे नवाब हीरा दिया था, पर मैंने ही कांच का टुकड़ा जानकर ठुकरा दिया। क्षण भर रुक कर आगे कहने लगे, आज मेरे पास सब कुछ है। कुछ नहीं, नितांत एकाकी है, लेकिन ये जाल तो मैंने खुद ही अपने लिए बुना है। पुराने घाव तो फिर से ताज़ा हो गए। आंखों में दर्द का सागर हिलोर ले रहा था। दोनों एक दूसरे के मंजिल के मुसाफिर थे। तभी माँ ने सामने से मुझे आता देखकर उन्हें भेज दिया। उस दिन बाद में मैं किसी न किसी बहाने से पार्क जाना टाल जाती, लेकिन माँ को स्वास्थ्य का वादा देकर जरूर भेज देती। इसी तरह दिन निकलते लगे। माँ जी रोज छिप छिप कर पति से मिलती। पिताजी ने कभी यह जाहिर ही नहीं किया कि वो मुझे जानते हैं, लेकिन मुझे अब आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब काफ़ी सोचने पर उपाय ना सूझा तो सबने कुछ वक्त कर छोड़ दिया, निश्चय कर डाला। लेकिन एक दिन पड़ोसन राधा टोकी, क्या बात है अंजलि, तुम आज पार्क नहीं गई? तुम्हारी सास किसी अजनबी के साथ बैठी रहती है। बस राधा आजकल कॉलेज के काम में कुछ ज़्यादा है, इसलिए माँ जी चाचा जी के साथ चली जाती हैं। मैंने जल्दी से बात संभाली, लेकिन राधा बात मुझे अंदर तक हिला दी। तब मुझे टालना संभव नहीं लगा। इस तरह तो कभी न कभी रजत को सामने बात आती और वो तूफान मचा देते। निश्चय किया कि ये खेल मैंने शुरू किया, इसलिए मैंने ही खत्म करना है, लेकिन कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस रात ठीक से मैं सो न सकी। सुबह अनमनी से कॉलेज चल दी। रास्ते में रजत ने मुझसे पूछा कि क्या कारण है, जानना चाहोगे? तो कुछ खास नहीं कहकर टाल दिया, लेकिन मैं अंदर से बिजली थी। कॉलेज में पढ़ाने का मन ना था तो मैंने ऑफिस से चली आई। फिर न जाने क्या सोचा, मैंने कागज और पेन उठाया और लिखने लगी। प्रिय रजत, मेरा इस तरह अचानक से लेटर लिखना शायद तुम्हें असमंजस में डाल देगा। याद होगा कि मैंने पहली बार भी तुम्हें लव लेटर लिखा था, जिसमें पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। उस दिन मैं असमंजस में थी कि तुम्हें मेरा प्यार कबूल हो या नहीं। असमंजस हूँ कि कहीं ये तुम मेरे जज्बातों को इंसाफ कर दो पाओगे कि नहीं। रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन माँ जी भी बहुत प्यार करने लगी हुई। यदि उनसे मिली ना होती तो शायद मेरे जीवन में अधूरापन रह जाता। माँ जी की उदासी मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए पिताजी को खोजबीन करनी शुरू कर दी और मैंने उनसे मिलवा भी दिया। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।